इनकम टैक्स में सभी प्रकार के आय को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम आय हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी होते हैं। पूर्व के क्लासों में भी हम आपको बताए थे, एक व्यक्ति को 5 तरह से आय अर्न करता है। इनमें सबसे पहला हेड हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, और फोर्थ हेड हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। पहले सैलरी किसे कहते हैं, सैलरी हेड क्या होते हैं। कहता है सैलरी जब कोई भी व्यक्ति अपने सेवा के बदले में जो रेम्यूनरेशन प्राप्त करता है उसे सैलरी कहते हैं। सैलरी हेड में देखा जाए तो 2 इम्पॉर्टेंट पक्ष होते हैं, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जब कोई व्यक्ति अपने कर्मचारियों को जो नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट देता है, उसे हम लोग एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो कार्य करता है उसे क्या एम्प्लॉय कहते हैं। अतः सैलरी के लिए हमेशा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध होना चाहिए। वैसा कार्य जो कार्य के बदले में उससे रेम्यूनरेशन प्राप्त होता है, लेकिन उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध नहीं हो तो उसको हम लोग सैलरी नहीं कह सकते हैं। जैसे भारत में किसी भी एमपी को मिलने वाला वेतन, कहने को तो लगता है कि एमपी सैलरी, बट एमपी सैलरी कभी भी हम लोग सैलरी हेड में कैलकुलेशन उसके इनकम को नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध नहीं होता है। एक एमपी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रति वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए यहाँ इसको सैलरी नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर को मिलने वाला वेतन, ये भी सैलरी हेड में नहीं होता है। यह पार्टनरशिप एक बिजनेस हेड का है, बिजनेस हेड में इसे कैलकुलेशन करते हैं। सैलरी की बात करें, सैलरी में कई प्रकार के मुद्रा के अलावे, मतलब मनी के अलावे कई तरह से उसको दी जाती है। सेवा के वस्तु के रूप में भी, उसके सिक्योरिटी वस्तु के रूप में कह सकते हैं, या फैसिलिटी के रूप में भी दी जाती है। अतः हमेशा हम सैलरी को जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसके जो रेम्यूनरेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसे मनी के रूप में ही पेमेंट किया जाता है। कई बार अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइयों को वो फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, जैसे रहने के लिए मकान दे दिया गया, एम्प्लॉय को के बच्चों का फ़ी का पेमेंट कर दिया गया, एम्प्लॉय को घर से आने और जाने के लिए ऑफिस के लिए गाड़ी की मुहैया करा दिया गया। ये सब सुविधाएं भी हुई। इस प्रकार की सुविधाएं को भी हम लोग कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में करते हैं। अब हम लोग सैलरी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आज स्टडी करेंगे अलाउंस। पहले उठता है कि अलाउंस क्या होते हैं। अलाउंस कहता है कि सैलरी के अलावे, बेसिक सैलरी के अलावे जो मतलब प्रति माह दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त मुद्रा में जो मासिक भुगतान किए जाते हैं, मतलब जो बेसिक सैलरी के अलावे उसको प्रति माह मनी के रूप में जो पेमेंट किया जाता है उसे अलाउंस कहते हैं। अलाउंस को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी हमारा ऑल टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा कैटेगरी टैक्स ऑल टैक्सेबल फ्री अलाउंस, और तीसरा होते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। वैसा अलाउंस जिस पर बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है या उस पर टैक्स लगता है, वैसे अलाउंस को हम लोग ऑल टैक्सेबल अलाउंस कहते हैं। वैसा अलाउंस जो कर्मचारी को दी जाती है बट उसके बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको 100% टैक्स फ्री अलाउंस कहते हैं। तीसरा अलाउंस जो मैं चर्चा किया पार्टली, कुछ पार्ट तक टैक्सेबल होते हैं, कुछ पार्ट हमारा टैक्स फ्री होते हैं। टैक्स फ्री पार्ट को हम कभी भी बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ते हैं और टैक्सेबल पार्ट को ही बेसिक सैलरी में जोड़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे टैक्सेबल अलाउंस के बारे में। टैक्सेबल अलाउंस कई तरह के होते हैं। उनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, डियरेंस अलाउंस। नाम से ही पता चल रहा है महंगाई भत्ता कह रहा है। जब महंगाई भत्ते किसी भाग या संपूर्ण राशि को महंगाई वेतन में परिवर्तित कर दिया जाता है,
उसे महंगाई भत्ता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति हेतु जो भत्ता दिया जाता है उसे महंगाई भत्ता कहते हैं। यह महंगाई भत्ता समय समय पर वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का दर भी बढ़ाया जाता है। ये देखा जाए तो महंगाई भत्ता घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरा अलाउंस की बातें करें, वह है हमारा नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। इस अलाउंस का जब कर्मचारियों का ट्रांसफ़र छोटे शहरों से बड़े शहरों में कर दिया जाता है जहां जीवन निर्वाह लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए वैसे कि वहाँ कर्मचारियों को हम लोग CCA दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, कोई व्यक्ति मुजफ्फरपुर में वो पोस्टिंग है, अब उसका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया जाता है तो मुजफ्फरपुर के तुलना में मुंबई में लिविंग कॉस्ट हमारा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसलिए वहाँ कर्मचारियों को जैसे उसका मुंबई ट्रांसफ़र होगा उसको सिटी कंपनसेशन अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। फिर वह एम्प्लाई का यदि ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हो जाएगा तो उसे CCA मिलना बंद हो जाएगा। इस अलाउंस का पर्पस है, उद्देश्य ही होता है कि क्योंकि कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हमेशा देखा जाए गवर्नमेंट सेक्टरों में छोटे से बड़े शहरों में, बड़े शहर से छोटे शहरों में होती रहती हैं। दोनों शहरों के लिविंग कॉस्ट में डिफरेंट होती हैं, बहुत डिफरेंस होती हैं, तो लिविंग कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए कर्मचारियों को CCA दिया जाता है। अब हम लोग बात करें मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता। कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा कोई भी कर्मचारी अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता है। इस पर्पज़ से, इस उद्देश्य से कर्मचारियों को मेडिकल अलाउंस दी जाती हैं। हम बात करें टिफ़िन भत्ता, नाम से पता चल रहा है टिफ़िन मतलब ये भोजन से संबंधित है। कर्मचारियों को नाश्ते के लिए, नाश्ता और भोजन के लिए जो राशि दी जाती है इसे कहते हैं टिफ़िन अलाउंस। ये भी हमारे लिए 100% के टैक्सेबल होते हैं और इसको बेसिक सैलरी में ऐड करते हैं। हम बात करते हैं सर्वेंट अलाउंस, ये भी 100% टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। बहुत से कर्मचारियों को, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनको नौकर रखने के लिए दिया जाता है, ऐसे भत्ता को हम लोग सर्वेंट अलाउंस कहते हैं। ये भी हमारे लिए फुल्ली टैक्सेबल होंगे। पर्वतीय भत्ता, जब किसी कर्मचारी का पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है तो इस उद्देश्य से उसको जो अलाउंस दिया जाता है उसे पर्वतीय अलाउंस कहते हैं। ऐसे अलाउंस भी हमारे बेसिक सैलरी में टैक्सेबल होते हैं। हम बात ओवर टाइम अलाउंस, जब कोई कर्मचारी अपने नियत अवधि से अधिक जो कार्य करता है उसको राशि दी जाती है उसे ओवर टाइम कहते हैं। ऐसे अलाउंस को भी हम लोग बेसिक सैलरी में ऐड करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करने का भत्ता, मतलब जैसे वैसे कर्मचारी जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से उनको अधिक आय प्राप्त हो तो वह प्रैक्टिस न करे, उसके क्षतिपूर्ति के रूप में जो उनको भत्ता दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिस न करने की भत्ता। जैसे डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर, वह डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, वह बाहर में प्रैक्टिस न करे, उसके लिए उनको अलग से भत्ता दी जाती है। इसे हम लोग प्रैक्टिस न करने वाली भत्ता भी कहते हैं। हम एक और भत्ता की बात करते हैं, प्रतिनियुक्ति भत्ता, डिप्यूटेशन भत्ता। जब कहता है कि कर्मचारी अपने अस्थायी कार्य क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में अस्थायी रूप से भी उसे नियुक्त कर दी जाती है, ऐसे को प्रतिनियुक्ति कहते हैं। ऐसे कार्य के बदले में जिनको भत्ता दी जाती है उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी को जो यहाँ उसका अस्थायी कार्य क्षेत्र है उसको वैशाली जिला क्षेत्र को भी देखने का कार्यभार दे दिया जाता है। इसके बदले में वो अपने जिला के अतिरिक्त दूसरे जिला का भी कार्यभार को कर रहा है। इसको कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के DM महोदय का प्रतिनियुक्ति वैशाली जिला में भी कर दिया गया। इसके बदले में इनको जो भत्ता मिलता है, कार्य के बदले में जो मिलता है उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता कहते हैं। इसके अलावे हम जो प्रमुख भत्तों की चर्चा की है, इसके अलावा कई प्रकार की भत्ता मिलते हैं, जैसे पारिवारिक भत्ता, मैरिज विवाह भत्ता, ग्रामीण भत्ता। इन सब भत्ता जो होते हैं वो पूर्णतः टैक्सेबल होते हैं। बेसिक सैलरी में इसे हम लोग ऐड करते हैं। बस।